11 मार्च 2025 जापान टोक्यो की एक बिल्कुल नॉर्मल सुबह। लोग अपनी जॉब्स के लिए निकल चुके थे। बच्चे स्कूल बैग्स लेकर सड़कों पर चल रहे थे। सब कुछ यूजुअल था, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये सुबह एक नाइटमेयर में बदलने वाली थी। एक बिजी रेलवे स्टेशन के पास एक लड़की साइड वॉक पर चल रही थी, हाथ में फोन, और वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी। वो अपने व्यूअर्स से कैजुअली बात कर रही थी, जैसे हर दिन करती थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसे देख रहा है, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, रियल दुनिया में। अचानक एक आदमी उसकी तरफ बढ़ता है। उसने कैप पहनी हुई थी, चेहरा मास्क से छुपा हुआ, और उसके हाथ में 5 इंच का नाइफ था। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। वो आदमी अचानक उस लड़की पर हमला कर देता है। सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि न आसपास के लोग रिएक्ट कर पाए, न ही उसके व्यूअर्स। लाइव स्ट्रीम के थ्रू हजारों लोग ये सब रियल टाइम देख रहे थे। वो लड़की चिल्ला रही थी, हेल्प मांग रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जब तक लोग इंटरवीन करते, जब तक पुलिस पहुंचती, बहुत देर हो चुकी थी। और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी, ये कोई रैंडम अटैक नहीं था। ये काम था उसके ही एक व्यूअर का। हमने पहले भी ऐसे केसेस देखे हैं जहां फीमेल स्ट्रीमर्स को ट्रैक किया जाता है, हरास किया जाता है, लेकिन इस केस में कुछ अलग था। यहाँ लोग विक्टिम को सपोर्ट करने के बजाय अटैकर के साथ सिंपैथी दिखा रहे थे। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये केस उतना सिंपल नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। दिस स्टोरी गोज मच डीपर। आज का केस है 2025 के सबसे कंट्रोवर्शियल केसेस में से एक, एआई मोगामी मर्डर केस। एआई मोगामी एक 22 साल की स्ट्रीमर। जापान में वो एक ग्रोइंग ऑनलाइन पर्सनालिटी थी। वो स्ट्रीमिंग करती थी एक प्लेटफॉर्म फुवाची पर, जहां उसके करीब 2600 फॉलोअर्स थे। और इंटरेस्टिंग बात ये है, उसकी डेथ के बाद ये नंबर बढ़कर 6500 हो गया। अब ये नंबर्स छोटे लग सकते हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से ये काफी बड़ा था। वो एक प्लैटिनम प्लस स्ट्रीमर थी, जो उस ऐप का हाईएस्ट स्टेटस माना जाता है। उसकी स्ट्रीम सिंपल होती थी, कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं, कोई फेक पर्सनालिटी नहीं, बस वो अपने कमरे में बैठकर अपने व्यूअर्स से बात करती थी। आज उसने क्या खाया, उसका मूड कैसा है, कल वो क्या करने वाली है, छोटी छोटी बातें, लेकिन इन्हीं बातों ने उसे रिलेटेबल बना दिया। कभी वो कुकिंग स्ट्रीम करती, कभी कैजुअल चैटिंग। उसकी वाइब ऐसी होती थी जैसे आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो। वो प्रोफेशनल नहीं थी, वो रियल थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसके फैंस रोज उसकी स्ट्रीम्स ज्वाइन करते थे, क्योंकि वो अप्रोचेबल थी, प्लेफुल थी, और थोड़ी क्वर्की भी। लेकिन उसकी सारी स्ट्रीम सेफ नहीं थी। कभी कभी वो बाहर भी स्ट्रीम करती थी, टोक्यो की सड़कों पर चलते हुए, शॉपिंग करते हुए, और यहीं छुपा था सबसे बड़ा रिस्क। जब आप लाइव होते हो तो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन भी रिवील हो सकती है, और अगर कोई ऑब्सेस्ड व्यूअर हो तो वो आपको ट्रैक कर सकता है। और ए मोगामी के केस में यही हुआ। उसके ही एक व्यूअर ने उसकी लाइव स्ट्रीम को फॉलो किया, लोकेशन ट्रैक की, और रियल लाइफ में उसे ढूंढ लिया। उस टाइम ए मोगामी की लाइफ अपने पीक पर थी। वो ग्रो कर रही थी, अर्न कर रही थी, फैंस सपोर्ट कर रहे थे, कोलैबोरेशंस भी शुरू हो चुके थे, लाइव इवेंट्स के इनवाइट्स भी आ रहे थे। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता तो शायद वो फुल टाइम स्ट्रीमर बन जाती। यानी ये उसकी लाइफ का बेस्ट फेज था। लेकिन हर कहानी का एक हिडन साइड भी होता है। ए मोगामी की लाइफ भी ऊपर से परफेक्ट लगती थी, लेकिन उसका पास्ट काफी डार्क था। उसका असली नाम था एरी सातो। अक्टूबर 2002 में उसका जन्म हुआ, और वो पली बड़ी जापान के यामागाता शहर में। लेकिन उसका चाइल्डहुड नॉर्मल नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार उसकी माँ अक्सर घर से बाहर रहती थी, और छोटी सी एरी सातो अकेले ही खुद का ख्याल रखती थी। उसके फादर के बारे में ऑलमोस्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। यानी एक ऐसा बचपन जहाँ सपोर्ट नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी, और शायद उसके डैड उसकी लाइफ में थे ही नहीं, और अगर थे भी तो शायद सिर्फ नाम के लिए। अब आप खुद सोचो, एक ऐसी लड़की जिसका बचपन ही अनस्टेबल हो, जिसे गाइडेंस ना मिले, जिसे कोई सही गलत समझाने वाला ना हो, तो वो बड़ी होकर कैसी बनेगी। सातो की लाइफ बिल्कुल वैसी ही थी, कंफ्यूज्ड, मेसी, और अंदर से कंप्लीटली ब्रोकन। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने यामागाता के एक क्लब में होस्टेस की जॉब शुरू कर दी। लेकिन यहाँ भी उसकी लाइफ आसान नहीं हुई। उसकी माँ अक्सर उस क्लब में आ जाती, शराब पीती, और फिर प्राउडली लोगों से कहती, मेरी बेटी यहाँ काम करती है, ये बिल पे कर देगी। सोचो, जिस इंसान से सपोर्ट मिलना चाहिए, वही इंसान तुम्हें पब्लिकली एम्बैरेस कर रहा हो। ऐसे माहौल में रहते रहते सातो भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलने लगी। ड्रिंकिंग, केयरलेस लाइफस्टाइल, और धीरे धीरे वो खुद को कंट्रोल करने खोने लगी। लेकिन फिर टाइम के साथ उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वो टोक्यो शिफ्ट हो गई एक नई शुरुआत के लिए। वहाँ भी उसे एक क्लब में जॉब मिल गई, लेकिन इस बार उसने एक और रास्ता चुना, स्ट्रीमिंग। उसने एक प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम्स शुरू की, और खुद को एक नया नाम दिया, एआई मोगामी। उसकी स्ट्रीम सिंपल थी। वो बस बैठकर अपने व्यूअर्स से बात करती, अपने दिन के बारे में बताती, कभी खाना बनाती, कभी कैजुअली हैंग आउट करती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? उसकी पर्सनालिटी। वो रियल लगती थी, स्क्रिप्टेड नहीं, फिल्टर नहीं, फेक नहीं, और इसी वजह से लोग उससे कनेक्ट करने लगे। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, इनकम आने लगी, लाइफ स्टेबल होने लगी। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी,
दिखावा। सातो को अपने आप को रिच दिखाना पसंद था। क्लब में जो क्लाइंट्स एक्सपेंसिव शैंपेन खरीदते वो उनके साथ फोटोज लेती और सोशल मीडिया पर डाल देती जैसे वो सब उसने खुद खरीदा हो। रियलिटी कुछ और थी लेकिन ऑनलाइन इमेज कुछ और यही हैबिट आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी, क्योंकि इसी फेक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ने लगी। और यहीं से एंट्री होती है ताकानो, 42 साल का एक सिंपल आदमी, एक छोटी टॉय कंपनी में जॉब करता था, अकेला रहता था और सोशली बहुत ऑकवर्ड था। उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, नो फ्रेंड्स, नो पार्टनर, नो इमोशनल सपोर्ट, बस जॉब से घर और घर से जॉब। और फिर एक दिन उसने मोगामी की स्ट्रीम देखी और वहीं से सब बदल गया। 2021 से वो रोज उसकी स्ट्रीम्स देखने लगा, पहले कैजुअली, फिर रेगुलरली और फिर ऑब्सेशन। उसके लिए मोगामी सिर्फ एक स्ट्रीमर नहीं रही, वो उसकी इमोशनल सपोर्ट बन गई। एक पैरासोशल रिलेशनशिप डेवलप हो गया जहां कनेक्शन सिर्फ एक तरफ से था लेकिन फीलिंग्स रियल थी। ताकानो उसे डोनेशंस देने लगा, छोटे अमाउंट से शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो हर स्ट्रीम में पैसे देने लगा। सातो भी उसे नोटिस करने लगी, उससे बात करने लगी, उसे एक्स्ट्रा अटेंशन देने लगी और यहीं से चीजें डेंजरस होने लगी। सितंबर 2022, एक दिन सातो ने उसे मैसेज किया, मुझे अर्जेंटली पैसे चाहिए, मैं वॉलेट भूल गई, क्या तुम 10,000 येन भेज सकते हो? कल लौटा दूंगी 10,000 येन, लगभग 5,500 रुपए ताकानो ने बिना सोचे भेज दिए। लेकिन अगले दिन पैसे वापस नहीं आए। एक हफ्ते बाद फिर मैसेज आया, इस बार 20,000 येन, लगभग 11,000 रुपए। और फिर ये पैटर्न बन गया, हर हफ्ते नया बहाना, नई इमरजेंसी और ताकानो हर बार पैसे भेजता गया। धीरे धीरे अमाउंट बढ़ता गया, 50,000 येन, 1,00,000 येन और फिर लाखों में। सबसे शॉकिंग बात, वो अपनी सेविंग्स से नहीं दे रहा था, वो लोन्स ले रहा था, बैंक से, लोन कंपनीज से, सिर्फ इसलिए ताकि मोगामी उससे बात करती रहे। सातो उसे मैसेजेस भेजती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, आई लव यू। और ताकानो इन वर्ड्स को सच मान बैठा। उसे लगा ये रिलेशनशिप रियल है, लेकिन रियलिटी क्या थी? मैनिपुलेशन। कुछ महीनों में सातो ने उससे लगभग 2.5 मिलियन येन ली, लगभग 15 लाख रुपए, जिसमें से मेजॉरिटी लोन्स थे। अब सिचुएशन उल्टी हो चुकी थी और सामने एक ऐसी लड़की जिसे उसकी हालत से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जब ताकानो ने फाइनली हिम्मत करके उसे बताया कि वो ऑलरेडी 2 बैंक से लोन ले चुका है, उसकी हालत खराब है, वो और पैसे नहीं दे सकता, तो एक सेकंड के लिए भी रुकने के बजाय सातो ने कहा, एक और लोन ले लो बस। ना सिंपैथी, ना गिल्ट, ना कंसर्न। उसके लिए ताकानो एक इंसान नहीं था, बस एक सोर्स था। और यहीं से चीजें धीरे धीरे डेंजरस होती गई। सातो उसे इमोशनल मैसेजेस भेजती, आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, लेकिन रियलिटी वो सिर्फ वर्ड्स थे जिनका इस्तेमाल हो रहा था पैसे निकालने के लिए। और ताकानो इन झूठी फीलिंग्स में फंस चुका था। धीरे धीरे उसने उसे 2.5 मिलियन येन दे दिए, लगभग 15 लाख रुपए। सोचो, एक आदमी जो खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, वो इतना पैसा दे रहा है सिर्फ इसलिए कि कोई उससे बात करता रहे। अब सिचुएशन बदल चुकी थी, लोन कंपनीज उसके पीछे पड़ चुकी थी, घर तक पहुंच चुकी थी। और अब पहली बार ताकानो ने अपने लिए सोचा। उसने सातो से कहा, पैसे वापस कर दो, एक साथ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। सातो ने प्रॉमिस किया, 2 से 3 दिन में दे दूंगी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। मैसेजेस और कॉल्स इग्नोर करने लगी और फिर कंप्लीट साइलेंस, गोस्ट। दूसरी तरफ सातो की लाइफ परफेक्टली चल रही थी। वो रोज स्ट्रीम कर रही थी, लोग उसे डोनेट कर रहे थे, वो पैसे कमा रही थी और ताकानो सब कुछ देख रहा था। उसकी हर स्ट्रीम, हर स्माइल, हर डोनेशन उसे अंदर से तोड़ रही थी। उसे लगने लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। 2023 में उसने फाइनली कोर्ट का रास्ता चुना, केस फाइल किया और सरप्राइजिंगली वो केस जीत गया। कोर्ट ने साफ आदेश दिया, सातो को 2.5 मिलियन येन और इंटरेस्ट वापस करने होंगे। उस मोमेंट पर ताकानो को लगा फाइनली जस्टिस मिल गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। केस जीतने के बाद भी सातो ने पैसे देना शुरू नहीं किए, एक भी येन नहीं। वो महीने के 3 से 4 लाख येन कमा रही थी, इवेंट्स अटेंड कर रही थी, कैसीनोज में पैसा उड़ा रही थी। और दूसरी तरफ ताकानो गरीबी में जी रहा था, लोन्स बढ़ते जा रहे थे, प्रेशर बढ़ता जा रहा था और उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। पूरा 2024 ऐसे ही निकल गया। हर दिन एक ही सोच, शायद आज पैसे मिल जाएं, लेकिन वो आज कभी नहीं आया। 2025 अब ताकानो टूट चुका था। उसने एक आखिरी मैसेज भेजा, बस थोड़े से पैसे मांगे, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं। अब उसके पास ऑप्शंस थे, फिर से कोर्ट जाना, लीगल प्रोसेस रिपीट करना, लेकिन उसके पास ना पैसे बचे थे ना एनर्जी। वो थक चुका था। और जब एक इंसान सब कुछ खो देता है तो उसके अंदर बचता क्या है? गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और एक डेंजरस थॉट। अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। 11 मार्च 2025 टोक्यो की सड़कों पर एक नॉर्मल सुबह, और उसी दिन सातो ने डिसाइड किया वो एक वॉकिंग लाइव स्ट्रीम करेगी, यामानोट लाइन वॉक, एक पूरा रूट लाइव व्यूअर्स के साथ। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार कोई सिर्फ देख नहीं रहा, कोई उसे ट्रैक कर रहा है। जैसे ही ताकानो को स्ट्रीम के बारे में पता चला, उसने एक बैग उठाया, अंदर रखे 3 नाइफ और बिना कुछ सोचे वो निकल पड़ा। उसकी नजर फोन पर थी, स्ट्रीम पर थी, हर स्टेप, हर लोकेशन वो ट्रैक कर रहा था। सातो कैजुअली चल रही थी, अपने व्यूअर्स से बात कर रही थी,
थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई उसे ढूंढ रहा है। कुछ ही देर बाद ताकानो ने उसे देख लिया रियल लाइफ में। वो मोमेंट जहाँ स्क्रीन और रियलिटी एक हो गए। उसने कैप पहनी हुई थी, फेस मास्क, हाथ में नाइफ, और फिर वो उसकी तरफ बढ़ा तेजी से। सातो ने रिएक्ट करने की कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक अटैक नहीं था, वो एक एक्सप्लोजन था सालों की फ्रस्ट्रेशन का। ताकानो ने बिना रुके उस पर हमला करना शुरू कर दिया। उसके हाथ में जो नाइफ था वो कोई साधारण चाकू नहीं था, लगभग 13 सेंटीमीटर का सर्वाइवल नाइफ, और वो उसे बार बार इस्तेमाल कर रहा था। 30 से भी ज्यादा बार वार किया गया। हेड, नेक, चेस्ट, उसके शरीर का कोई हिस्सा सेफ नहीं था। शुरुआत में सातो चिल्लाई मदद के लिए, हेल्प के लिए, कोई तो रोको उसे। लेकिन आसपास के लोग शॉक में थे। कोई समझ ही नहीं पाया कि ये सब अचानक क्या हो रहा है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, ये सब लाइव स्ट्रीम हो रहा था। उसके व्यूअर्स जो कुछ सेकंड पहले कैजुअल बातें कर रहे थे, अब उसी स्क्रीन पर एक रियल लाइफ नाइटमेयर देख रहे थे। चैट में मैसेजेस भर गए, कोई रोको उसे, कॉल द पुलिस। लेकिन रियल लाइफ में कोई पॉज बटन नहीं होता। ताकानो रुक नहीं रहा था, वो बस वॉर करता जा रहा था, जैसे उसके अंदर सालों से दबा हुआ गुस्सा अब बाहर निकल रहा हो। कुछ व्यूअर्स ने बाद में बताया कि जब सातो गिर चुकी थी तब भी वो नहीं रुका। वो उसके पास खड़ा था, उसे देख रहा था, और फिर वो उसे पैरों से किक भी कर रहा था बार बार। और अलेजिडली वो उससे पूछ रहा था, आर यू डेड येट? ये सुनने में जितना डिस्टर्बिंग लगता है, रियल में वो उससे भी ज्यादा अनसेटलिंग था। कुछ ही मिनटों में उसकी आवाज बंद हो गई। सड़क पर सन्नाटा था और फोन कैमरा अभी भी चल रहा था। ताकानो वहीं खड़ा रहा, भागा नहीं। और वह कहाँ जाता? उसका काम पूरा हो चुका था। करीब 10 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे वहीं अरेस्ट कर लिया गया। पैरामेडिक्स सातो को तुरंत हॉस्पिटल ले गए, लेकिन इंजरीज बहुत सीवियर थी। एक्सट्रीम ब्लड लॉस, हेमोरेजिक शॉक, और कुछ ही समय बाद डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाए। जब ये न्यूज फैली तो शुरुआत में लोगों का रिएक्शन प्रिडिक्टेबल था, सिंपैथी, ग्रीफ। लोग उस जगह पर फूल, स्नैक्स, कैंडल्स रख रहे थे। एक मेमोरियल बन गया था। लेकिन जैसे जैसे केस की डिटेल्स सामने आई, मैसेजेस लीक हुए, लोन की बात सामने आई, नैरेटिव बदलने लगा। लोगों की सिंपैथी धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी। कुछ लोग कहने लगे ताकानो को यूज किया गया, उसे मैनिपुलेट किया गया, उसके साथ गलत हुआ। और कुछ लोग उससे भी आगे बढ़ गए, उन्होंने सातो को ब्लेम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कुछ लोग मेमोरियल साइट पर गए और उसे डैमेज कर दिया। अब सवाल यही है, क्या फ्रस्ट्रेशन, बिट्रेयल किसी को इतना जस्टिफाई कर सकता है कि वो ये कदम उठाए? ताकानो क्लियरली टूट चुका था, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। लेकिन जो उसने किया, उसने कुछ सॉल्व नहीं किया। ना उसे उसके पैसे वापस मिले, ना उसे जस्टिस मिला, बल्कि अब वो अपनी जिंदगी के कई साल जेल में बिताएगा। और दूसरी तरफ इस इंसिडेंट के बाद फीमेल स्ट्रीमर्स के लिए एक नया डर पैदा हो गया। अब हर लाइव स्ट्रीम, हर आउटडोर व्लॉग एक रिस्क बन चुका है। तो अब ये केस सिर्फ एक मर्डर नहीं रह जाता, ये बन जाता है ऑब्सेशन, लोनलीनेस, मैनिपुलेशन और कॉन्सिक्वेंसेस की कहानी। और ऑनेस्टली ये केस जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं, ये बहुत डीपर है। अब मैं जानना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हो, कौन गलत था, सातो या ताकानो, या दोनों? कमेंट करके जरूर बताना।